अच्छा बच्चों, आपको याद है कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो आप क्या करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाके आप देख लेना। ठीक, तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, किस टॉपिक के अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके अंदर हम क्या क्या सब टॉपिक पढ़ेंगे? उसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देन कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड देन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो इन सब टॉपिक के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। व्हाट आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जैसा कि इसके नाम से फ्रेंड। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फ्रेंड होंगे उन्हें हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, मतलब जो हमारे लिए यूजफुल होंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि दही जो कर्ड कैसे सेट होती है, हम उसमें क्या करते हैं, एक हल्के गर्म मिल्क में थोड़ी सी दही डाल देते हैं और उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद दही जम जाती है, मतलब कर्ड सेट हो जाती है। और वो क्यों सेट होती है? क्योंकि जो हम आधा स्पून कर्ड डालते हैं वार्म मिल्क में, उस कर्ड में क्या होता है? उस कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। और यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो कर्ड को सेट करने में हेल्प करते हैं, मतलब इन्हीं के थ्रू कर्ड सेट होती है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या हो गए? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए फ्रेंड हो गए, हमारे फ्रेंड हो गए। ठीक, तो इसी को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग क्या खाते हैं, हमें क्या पसंद है, बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, ये सारी चीज़ें पसंद होती है ना, जैसे भटूरे, इडली, ये सारी चीज़ें पसंद है ना आप सबको। तो कभी पता चला कि ये कैसे बनती है, ये सारी डिशेस कैसे बनती हैं? तो आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि ये जो सारी डिशेस बनती हैं इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब उनका बहुत हाथ होता है इन डिशेस को बनाने में। अब वो कैसे? तो आपने कभी देखा है कि जब मम्मा घर पे भटूरे बनाती है या कोई और चीज़ बनाती है, डोसा बनाती है या इडली बनाती है, तो उसको क्या करती है उसमें? कभी आपने ध्यान दिया? तो चलो मैं बताती हूँ क्या होता है उसमें। तो मान लो हमने सबसे पहले शुरू किया भटूरे से। तो जब हम भटूरे बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम मैदे का डो बनाते हैं, है ना, मैदे का डो बनाते हैं। तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं? उसके अंदर या तो हम कर्ड डालते हैं या हम यीस्ट का पाउडर डालते हैं। अब ये क्यों डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं कि जो डो है हमारा वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और बहुत उसका वॉल्यूम जो है बहुत बढ़ जाए और बहुत फ्लफी हो जाए, वो है ना। वो कैसे होता है? तो जब हम मैदे में हम क्या करते हैं, जब हम यीस्ट डालते हैं तो उस वक्त यीस्ट क्या करती है, वो जो यीस्ट होती है वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करने लगती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, यीस्ट जो होती है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगती है, मतलब बढ़ने लगती है। तो वो जब बढ़ती है तो उस समय जब उसमें रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के बाद कौन सी गैस निकलती है? आपको सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी ज़्यादा यीस्ट होगी उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उस डो में जाके भर जाती है, मतलब उस डो में वो गैस जो होती है वो उसके बबल्स जो होते हैं वो भर जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो जो डो होता है वो बहुत फ्लफी बनता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर हमने इतना डो लिया तो उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा 3 से 4 घंटे के बाद। ठीक, तो उससे बहुत सॉफ्ट भटूरे बनेंगे। इसी तरीके से केक्स, पेस्ट्री, ब्रेड, इन सब में ऐसे ही यीस्ट का यूज़ किया जाता है ना। तो अब हमने क्या समझ लिया आज? तो हमने समझ लिया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो अब हम क्या आ गए? अब हम आ गए कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये कमर्शियल यूज क्या है? तो कमर्शियल यूज वो यूज होता है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत लार्ज स्केल पे यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल बनाने में या वाइन बनाने में या एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर बनाने में।
तो इनको बनाने में भी जब इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तब हम उसे कहते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप ये पूछोगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब बनाने में, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड वगैरह बनाने में कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक ग्लास का बीकर ले लोगे, बीकर मतलब ग्लास का एक टम्बलर, ठीक। तो उसको आपने ले लिया और उसके बाद उसमें क्या करोगे, उसमें उसको 3/4 वाटर से फिल कर दोगे, मतलब उसके अंदर 3/4 पानी भर दोगे और उसमें फिर क्या करोगे, उसमें फिर 2 से 3 स्पून शुगर मिला दोगे, मिक्स कर दोगे उसमें। और क्या करोगे, और उसमें 1/2 टीस्पून यीस्ट का पाउडर डाल दोगे और फिर उसको मिक्स कर दोगे और उसके बाद उसको किसी वार्म प्लेस पे ढक के रख दोगे। तो 4 to 5 आवर्स के बाद, मतलब 4 से 5 घंटे के बाद आप देखोगे, जब आप उसका ढक्कन हटाओगे तो आप देखोगे कि उसकी स्मेल एकदम अलग सी आने लगी, मतलब जो पहले स्मेल थी उससे एकदम डिफरेंट स्मेल आने लगी। तो वो स्मेल किसकी है, वो स्मेल है अल्कोहल की। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो शुगर है उसको किसने कन्वर्ट किया अल्कोहल में, उसको यीस्ट ने कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया, शुगर को यीस्ट ने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच शुगर कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल थ्रू यीस्ट। और यीस्ट क्या है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, फंगाई है, ये तो पता है आपको सबको, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसको सबसे पहले किसने बताया, इसको सबसे पहले एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। और उन्होंने किस ईयर में इसको बताया, इसके बारे में उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन के बारे में बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्मेंटेशन के बारे में किसने बताया। तो फर्मेंटेशन के बारे में लुईस पास्चर ने 1857 में बताया। इस आंसर को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किस पे आ गए, नेक्स्ट आ गए मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन में कैसे यूज किया जाता है, ठीक। तो इसके लिए आप ये समझोगे कि जब कभी आप लोग बीमार पड़ते हो, बीमार तो सभी पड़ते हैं कभी ना कभी, तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब हमारी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इनको मेडिसिन देनी पड़ेगी और इनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा नाम एंटीबायोटिक्स का। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स किससे बने होते हैं, तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। तो आपने कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम सुने हुए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन, ये सब सुने हैं। तो ये सारी क्या मेडिसिन है, ये एंटीबायोटिक्स हैं। और ये किससे बनी होती है, ये जनरली बैक्टीरिया और फंगाई से बनी होती है। तो इसमें जो सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया, वो एंटीबायोटिक क्या थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका, पेनिसिलिन। और इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1929 में इसके बारे में बताया, पेनिसिलिन के बारे में, ठीक। अब ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने पेनिसिलिन को कैसे डिस्कवर किया, तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। तो उसमें क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने लैब में एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में पता कर रहे थे, उसके बारे में कुछ पढ़ रहे थे या कल्चर कर रहे थे उसको, ठीक। तो जब वो उसको कल्चर कर रहे थे, वो बैक्टीरिया से कैसी डिजीज होती है, तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ ग्रीन मोल्ड थे, ठीक, जैसे फंगस जिसे कहते हैं, फंगाई। तो उसके स्पोर्स उनको दिखे उस पर, जिस कल्चर प्लेट में वो बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, ठीक। तो जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसकी स्टडी की कि ये क्या चीज़ है। तो तब उन्हें पता चला कि ये जो स्पोर्स हैं ग्रीन मोल्ड के, इनकी वजह से जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो या तो किल हो जा रहे हैं, या तो मर जा रहे हैं, या उनकी ग्रोथ एकदम खत्म हो जा रही है उन बैक्टीरियाज की जो डिजीज कॉजिंग थे। तब वहां से उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, ठीक। तो ये हमने क्या समझ लिया, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे एंटीबायोटिक्स जब डॉक्टर्स हमको प्रोवाइड करते हैं, जब हमें देते हैं या हमें बताते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो उस वक्त क्या होता है कि हमें जो डोज वो बताते हैं, जो भी डॉक्टर्स हमको डोज बताते हैं उसको हमें उतनी ही खानी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उसको भी वो किल कर देते हैं अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाएंगे। और अगर हम कम खाएंगे, हमने कम डोज ली तो हमें क्या होगा, तो हमें हमारी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गई एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब हम समझेंगे वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन क्या है? आपको सबको लगी है ना, बचपन में वैक्सीन लगी है और बड़ों को भी लगती है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में समझने के लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी। क्या होता है कि जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कर दे, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी बहुत सारे उससे लड़ने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज बना देती है। ठीक, कि उस डिजीज को, बॉडी को खत्म करना है, इसलिए बहुत सारे एंटीबॉडीज बना देती है और वो एंटीबॉडीज उस डिजीज कैरिंग माइक्रोब से लड़ाई करते हैं, मतलब फाइट करते हैं उनके साथ। ठीक, तो इससे वो जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में आके खत्म हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी जो है वो बीमार नहीं पड़ती। ठीक है, तो यही होता है वैक्सीन। तो जब वैक्सीन में, जब हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है तो वो वैक्सीन क्या होती है, तो जो वो वैक्सीन क्या होती है उसमें थोड़े अमाउंट में क्या दिया जाता है, डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, जो कि डेड होते हैं या बहुत वीक होते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है थोड़े अमाउंट में, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि उनसे फाइट कर सके। ठीक, तो उन माइक्रोब से फाइट करके उन्हें ख़त्म कर दे। तो इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब सच में हमारी बॉडी में वो वाले माइक्रोब्स इंटर करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में वो डिजीज़ आती है, तो हमारे एंटीबॉडीज़ पहले से बने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे, तो वो उससे फाइट करते हैं और जो बीमारी होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन पहले से हमारी बॉडी में उस डिजीज़ से लड़ने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज़ पहले से ही बना देती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन, है ना। तो हम सबको वैक्सीन लगाना चाहिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो अब ये जो वैक्सीन है इसके बारे में किसने बताया, तो वैक्सीन के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने स्मॉल पॉक्स, उसकी वैक्सीन के बारे में बताया था और उन्होंने उसको खोजा था। ठीक, तो जैसे बहुत सारी डिजीजेस होती है ना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या पोलियो है या आपको स्मॉल पॉक्स है, तो इसमें क्या, इसकी वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं, बचपन में लगवाई है ना। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस है ना। तो आपको पता है ना, जैसे पल्स पोलियो जो प्रोग्राम चला था, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें इंजेक्शन नहीं लगाते, उसमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। तो ये पोलियो ड्रॉप्स क्या है, ये एक वैक्सीन होती है। तो अब आपको समझ में आ गया ना मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने ज़रूरी होते हैं हमारे लिए एज अ एंटीबायोटिक और एज अ वैक्सीन। ठीक, अब हम आ गए इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ना, और इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये इन्होंने क्या किया, सॉइल की जो फर्टिलिटी बढ़ा दी, है ना। और क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन जो है उन्हें बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नाइट्रोजन जो है वो उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि प्लांट ले सके। तो इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगी। अभी आप बस ये समझ लो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं जिससे कि प्लांट ले सके। ठीक, अब हम नेक्स्ट किस पे आ गए, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो ये भी वही बात है कि जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं उनको, उनके जो, जैसे आप समझ लो कि वो है वेजिटेबल्स के पील हैं या फ्रूट्स के पील हैं या और पौधे हैं जो कि डेड हो चुके हैं, तो इनको ये कैसे डिकम्पोज होते हैं, ये कैसे डिकम्पोज होते हैं, इन्हें कौन करता है, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं।
तो अगर इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हो कि एक आप बिन लो या एक कोई बर्तन लो जिसमें आप ये सारे पील, वेजिटेबल पील और फ्रूट्स के पील या प्लांट्स की पत्तियाँ, ये सारा उसके अंदर डाल दो। और एक दूसरा बिन लो या बर्तन लो जिसके अंदर आप प्लास्टिक, पॉलीथीन, इस तरीके की चीज़ें डालो। तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि जो वेजिटेबल पील है और जो फ्रूट की पील्स हैं और जो पत्तियां हैं या और जो चीज़ें ऐसी हैं वो क्या होंगी, वो डिकम्पोज हो जाएंगी, मतलब वो एकदम मिट्टी जैसी बन जाएंगी। और जो दूसरा बिन था जिसमें प्लास्टिक था उसमें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लास्टिक पे वर्क नहीं करते, मतलब उस पर वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। प्लास्टिक है, ग्लास है, तो इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वेजिटेबल पील्स और प्लांट्स और इन सभी सारी चीज़ों, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको वो क्लीन भी करते हैं, मतलब उनको यूजफुल चीज़ों में, यूजफुल सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हमने समझ लिया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इस तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ढेर बना हुआ है इसका पत्तियों का या ये सब्जी के छिलकों का या इस तरीके की चीज़ों का, तो वो डिकम्पोज करके उसको क्लीन कर देते हैं, उसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हमने समझ लिया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने समझा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, फिर कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझा, फिर मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हमने वैक्सीन के बारे में समझा, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, और लास्ट में क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये टॉपिक समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। और आपको क्या करना है, नहीं तो आपको पता ही है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है, जिससे आपको मेरे वीडियो जो है वो सबसे पहले देखने को मिल जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।